गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 का थर्ड लेसन चला हुआ बेटा। कल तक हमने किया था कि भूलो कुत्तो किस प्रकार अपू और दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। जब अपू और दुर्गा मिठाई वाले श्रीनिवास के पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि वो तो मिठाई खरीद नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं थे। तो कहते हैं कि मुखर्जी के पास जाओ, आप उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो मिठाई खरीदेंगे। तो उनको देखने के लिए उनके मिठाई वाले के साथ अपू और दुर्गा भी दौड़ पड़ते हैं और उनको दौड़ता हुआ देख करके फूलो नाम का जो कुत्ता होता है वह भी उनके साथ दौड़ने लग जाता है। उसके बाद है, हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। हमने सीन तो कैसा लेना था कि अपू और दुर्गा जैसे ही मिठाई वाले के साथ जाते हैं और भूलो नाम का कुत्ता भी उनके साथ जाए, हमने इस तरह कहा। लेकिन क्या था कि ये हॉलीवुड का कुत्ता नहीं था कि जिसे हर प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो हमने सिखा रखी हों कि आपको किस प्रकार से कौन से कार्य करते हैं, क्योंकि जिन कुत्तों को जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन ये तो गांव से लाया हुआ कुत्ता ये चीज़ें नहीं सीख सकता है, इसलिए बताना मुश्किल ही था वह आपको दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। मैं कहता कि हमें ये हो रहा था कि गांव का जो कुत्ता है, ये नहीं पता कि ये सीन जो हमने अपनी फिल्म के अंदर दर्शाना है और ये दर्शाए, क्या पता फूलो नाम का कुत्ता पुर दुर्गा के साथ पीछे पीछे भागता या नहीं भागता। तो हमारे लिए ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। जहाँ से हम ये गांव से कुत्ता लेकर आए थे, उस कुत्ते के मालिक को हमने कहा है कि हमने अपनी फिल्म के अंदर ऐसे ऐसे सीन दिखाना है, तो जैसे ही हमारे अपू और दुर्गा भागते हैं मिठाई वाले के पास, आप अपने कुत्ते को भी उनके पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। जैसे ही हमने अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है उस समय, यानी कि क्योंकि वह जो कुत्ता होता है अपने मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करता है। जैसे उसके मालिक ने अपू दुर्गा के साथ भागने के लिए कहा तो उस समय वो नहीं जाता है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, क्योंकि उस समय क्या कर रखा था, हमने फिल्म को अपने कैमरे को चालू कर रखा था ये दृश्य दिखाने के लिए। हमारे लिए वो समय बहुत ज़्यादा कीमती था और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं है। इसके अलावा हमारे पास वह कहता कि कोई भी उपाय नहीं था धीरज रखने के अलावा। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता है। वह कहते हैं कि अगर ये हमारा जो कुत्ता होता है अगर उनके पीछे दौड़ता है तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि पालतू कुत्ता पाला गया है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा। फिर मैंने सोचा कि अपने मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसी समय वह कि मैंने दुर्गा से कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी सी मिठाई अपने हाथ में लीजिए और इस फूलो नाम का जो कुत्ता है इसको आप दिखाना और इस मिठाई को दे करके ये आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा। तो उस समय क्या होता है, जब मिठाई को दे करके वह कुत्ता पुर दुर्गा के पीछे पीछे भाग रहा है और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला और हमारी जैसी इच्छा थी, हमने किस प्रकार अपनी फिल्म के अंदर इस दृश्य को दिखाना है, वही दृश्य यानी कि हमारी इच्छा अनुसार हमारा दृश्य पूरा हो जाता है और हम अपनी फिल्म के अंदर उस शॉट को ले लेते हैं। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। वह कहता कि जिस समय यानी कि बारिश का जो मौसम होता है उस समय हमें अपने उस दृश्य को दिखाना था बारिश के समय में, लेकिन उस समय क्या था, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो उस समय भी हमने अपनी फिल्म को क्या था, कुछ समय के लिए रोक के रखना पड़ा था और हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें कठिनाइयाँ आई। बरसात के दिन आए और गई, ऐसे ही बरसात का समय उस समय आ जाते हैं और वापस चले जाते हैं जब तक हमारे पास ही फिर पैसे नहीं थे। गई लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तो अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। वह कहते कि उस समय तो हमारे पास पैसे नहीं थे, जैसे ही हमारे पास पैसे आते हैं तो उस समय अक्टूबर का महीना चला हुआ था जिसमें वर्षा का कोई मौसम ही नहीं होता। तो उस समय हमारे लिए ये समस्या भी बहुत ज़्यादा आ गई है। सर्द ऋतु में
निर्भम आकाश के दिनों में शायद वर्षा होगी। इस आशा से मैं और अप्पू दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा तक्षिनियम और साथ लेकर हर रोज देहात पर जाकर बैठा करते थे। वे कहते कि हम दोनों साथ में सोते कि कब यानी कि वर्षा हो और हमें उस दृश्य को अपनी फिल्म के अंदर चित्रित करके दिखाना है। वे कहते अप्पू और दुर्गा साथ में मैं हम दोनों हर रोज ये प्रार्थना करते थे कि भगवान यानी कि कब वर्षा करे हमारी इस फिल्म को पूरा हो सके। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता है कि बरसात होगी। अगर इसमें लिखा कहता है कि मुझे इतनी चिंता थी कि कब तक हमारी फिल्म पूरी होगी, जैसे ही मैंने कोई भी बादल दिखा देता तो ये मन ही मन सोचने लगता कि अब वही वर्षा होगी और हमारे फिल्म का जो दृश्य होता है वो पूरा हो जाएगा। आकाश में जब मुझे एक भी बादल दिखाई देता था मैं ये सोचने लगता था कि अब बहुत तेज वर्षा होगी और मैं अपनी फिल्म को पूरा कर सकता हूँ। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। मैं अपने मन ही मन सोच रहा होता कि ये छोटा सा जो बादल मुझे दिखाई दे रहा है इस आकाश के अंदर ये इतना बड़ा हो जाए यानी कितनी तेज वर्षा हो जाए कि मेरी जो फिल्म होती है वो भी साथ साथ में पूरी हो जाए। वो दृश्य भी मैं अपनी फिल्म के अंदर फरमाश करूँ। आखिरी एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में आसमान में बादल छा गए। वह कहते कि जिसमें अक्टूबर के महीने में कोई बारिश नहीं होती उसमें, लेकिन एक दिन मेरे साथ क्या होता है कि शरद ऋतु का ही मौसम था, लेकिन आकाश में बादल छा जाते हैं, पूरे आकाश में बादल छा जाते हैं। धुआंधार बारिश यानी कि मूसलाधार वर्षा होने लगती है बहुत तेज। उसी बारिश में भीगकर धूलकर भागती हुई आई और उसमें पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। उसी समय क्या होता है इतनी तेज बिन मौसम के जब बरसात होती हैं तो उस बारिश में भीगती हुई दुर्गा भागी भागी आ रही हैं और अपने भाई के पास एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाती है। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नींबू पाता कर्म चाहे वृष्टि घेरे जा। वे कहते कि यानी कि इतनी तेज वर्षा हो। दुर्गा ये प्रार्थना कर रही है कि हम भी यानी कि इस बरसात के मौसम में अपनी फिल्म के अंदर दर्शा सकें। बरसात ठंड अप्पू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। वह कहते कि जैसे अप्पू दुर्गा वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अप्पू यानी कि बहुत तेज ठंड के कारण क्या रहा था, कांप रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म हो गया। वह कहते हैं कि यानी कि उनको गर्म दूध में हमने थोड़ी सी ब्रांडी मिला कर देते तो उनका कुछ समय के लिए नशा हो जाता है। गर्मी होती है क्योंकि ब्रांडी के अंदर और गर्म पानी, ताकि उनके ठंड के कारण जो उनका शरीर कंपा रहा था यानी कि उस समय वो ना हो। जिन्होंने शरीर गर्म किया, जिसे पथेर पांचाली फिल्म देखे हुए जानते हैं कि वह शूट बहुत अच्छा चित्रित हुआ। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाला गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। वह कहता है कि यानी कि हमने अपनी फिल्म की जो शूटिंग की थी एक गोपाल गांव होता है, लेकिन गोपाल गांव से ज़्यादा हमने बोडल गांव लिखा था, जिसमें वहाँ का बाग बगीचे हरे भरे दिखाई देते थे, सभी पेड़ पौधे थे, यानी कि मौसम भी बहुत था, वातावरण भी बहुत ही अच्छा था। इसलिए वह कहते हैं कि यहाँ के बजाय वहाँ शूटिंग करने में बहुत अधिक लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गाँव के मैदान, खेत, फुक्कर, आम के पेड़, बांस की झुरमट, ये सभी बातें बोडला गांव में और आसपास में मिली थी। गांव में बिजली आ गई थी, पक्के घर, पक्के रास्ते बने और उस जमाने में ही नहीं, उस गांव में हमें बाहर जाना पड़ा। बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बने, उस जमाने में नहीं थे। वह कहते कि आसपास के गांव में क्या होती बिजली भी आ जाती थी, लेकिन उसमें ना तो कोई पक्का घर था, सभी कच्चे थे। लेकिन अब जमाना क्या ऐसा है, वो पहले वाला जमाना अब नहीं है। अब तो सभी मकान भी पक्के हो चुके, सड़कें गलियां सभी पक्की हो चुकी है। उस गांव में हमें बाहर जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। यानी कि जब बोडाला गांव में हम जाते हैं तो वह कहते हैं कि कई बार जब वहाँ पर अपनी शूटिंग करने के लिए चले गए तब वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं उनसे हमारा आपस में परिचय भी हो जाता है।
उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन व्यक्ति थी, उन्हें हम सुबोधा कहकर पुकारते थे। उनमें क्या था, एक बहुत ही अच्छा सज्जन व्यक्ति माना गया जिन्हें लोग सुबोधा कहकर पुकारते हैं। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था, वे अकेले ही झोपड़े में रहते थे। दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव के एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं और यह जानकर हमें गुस्सा हुआ। हमें देखने के लिए वे चिल्लाने लगे, मार उनको लाठियों से। पूछताछ में लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधा से हमारा परिचय हुआ। वे हमारे पास बुलवाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन और लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते रहे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते वो साइकिल पर जा रहे आदमी को देख रहे थे। वह कौन है जानते हो? रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल कफान। सभी उनके मतानुसार पांची थी, उनके दुश्मन थे। अभी एक प्रश्न किया था जो हमारा लेसन था, इसमें से प्रश्न बना था कि फिल्मकार ने शूटिंग के लिए कौन सा गांव चुना और क्यों चुना था? कि फिल्मकार ने शूटिंग के लिए गोपाल ग्राम की तुलना में बोडला गांव चुना था, जिसमें बताया गया था कि वहाँ का जो बोडला गांव का जो दृश्य है, वहाँ का वातावरण भी अच्छा था और पेड़ पौधे बाग बगीचे सभी हरे भरे थे, बहुत अच्छा वातावरण था। और अपनी फिल्मों की दृश्य के अनुसार उसने आपको के स्कूल का, गांव के मैदान, खेत, पोखर, पेड़, बांस सभी को, यानी कि झुरमट सभी मिल चुके थे वहाँ पर बोडला गांव में। पूरी तरह से उसने फिल्मकार किया था। अगला इसी में से ये प्रश्न था कि सुबोधा कौन था? भी सुबोधा क्या था? बोडला गांव में रहते थे। फिल्मकार का उनसे परिचय कहाँ पर हुआ? कि फिल्म की शूटिंग करने के लिए जब वे लेकर बोडला गांव में जाते हैं तो वहाँ पर सुबोधा नाम से उन लोगों का एक परिचय हो जाता है, जिसकी आयु, उस व्यक्ति की आयु कितनी बताई गई थी? उसकी आयु बताई गई थी कि 60-65 साल की थी, माथा गंजा था, एक अकेले झोपड़े में रहते थे और उनके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति यदि आ जाता था वो अपने मन ही मन क्या करते थे, बड़बड़ाते रहते थे, कुछ नहीं, चिढ़ते थे वे सभी से। और फिल्म, उस गांव में फिल्म की शूटिंग करने के लिए फिल्मकारों से तो वो और ज़्यादा चिढ़ते थे कि फिल्म और उनके साथी जब गांव में आते थे तो उनको देख करके, यानी कि उसे क्या होता था, बहुत ज़्यादा क्रोध आता था। तो वह कहते कि उस समय क्या करते थे, वह उनको लाठियों से मारने के लिए, यानी कि वह कहा, जब हमें बाद में पता चला कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं तो उस समय उनका हमारा परिचय उनसे होता है। तो फिर हमने कहते कि वे इतने ज़्यादा चिढ़ते थे फिल्म वालों से, तो उसी समय में उसको कि उनके पास में बैठ करके उनके दरवाजे पर वायलिन पर लोकगीतों की धुन बीच बीच में मैंने सुनाई और बाद में उसे बार बार कानों में फुसफुसाहट की, बातें की। तो उस समय क्या किया था उसने कि धुन बजा करके वह उनसे लोकगीत सुनाते रहे और वह ध्यान से उनसे थे, इसलिए उनका परिचय उनके साथ अच्छा होगा, वो उनको अच्छा मानने लगे थे। नहीं तो वो शुभ होता क्या करते थे, फिल्मकारों से बहुत चिढ़ते थे। एक पर्सन हमारा ये बन चुका है, यानी कि जो रूजवेल्टा वगैरह साइकिल पर एक आदमी जा रहा था, जैसे ही मैंने उससे पूछता कि कौन जा रहा है, उन सभी के नाम बताते, कहते ये सभी के सभी क्या हैं, मेरे दुश्मन हैं। इसमें से फिर बना था कि भूलो कुत्ते की वजह से फिल्मकार की सोच से तंग आ गया था कि फिल्मकार के एक दृश्य में छोटे से पोकर पर मिठाई वाला खड़ा था। अप्पू और दुर्गा को क्या करता था, उन्हें ललचाई आंखों से वे उन्हें देख रहे थे, वे उनसे मिठाई खरीदना चाहते थे लेकिन वे मना कर देते हैं क्योंकि क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, वो कहाँ से खरीदें। तो वो मुखर्जी के घर की ओर चल पड़ता है। अप्पू और दुर्गा भी के जैसे जैसे उनके घर की ओर दौड़ते हैं तो बुल्लू नाम का जो कुत्ता वो उनके साथ छलांग लगा उनके साथ ही चल पड़ता है। और इस दृश्य के लिए कुत्ते का अप्पू और दुर्गा के साथ भागना बहुत जरूरी था। बार बार कहने के बाद भी वह उनके साथ नहीं जाता है, वह अपने मालिक की आज्ञा का पालन भी नहीं करता है। तो उस समय मैंने कहा कि दुर्गा से आप ऐसा कीजिए, अपने हाथ में थोड़ी सी मिठाई लेकर के इसको दिखा करके चलो। तो जैसे ही दुर्गा अपने हाथ में मिठाई लेकर के भाग चलती है तो कुत्ता उस मिठाई को छीनने के लिए उसे देख करके उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। उस समय वह कहते हैं कि हमारा जो दृश्य होता है शूटिंग का, उसमें वो फिल्मकार में वो दृश्य अच्छा सीन प्रतीत हो जाता है, भागता, और फिल्मकार ने उस दृश्य को अच्छी प्रकार से फरमाया है।
मैं जिस घर में शूटिंग करती थी उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था। कभी कभी भाइयों और बहनों कहकर किसी को राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। ये हमारा गद्यांश है। सबसे पहले पहचान कि इन पंक्तियों में इनकी कवि सत्यजीत राय जी जो हैं, इन्होंने इनमें फिल्म निर्माण में आने वाली जो हर प्रकार की जो कठिनाइयाँ होती हैं, बाधाएं जो होती हैं, उसके बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसके बाद में इसकी व्याख्या। इसमें लेखक ने धोबी का वर्णन किया है, जिस कारण से फिल्म निर्माण में किस प्रकार से उनको परेशानी होती है उसके बारे में बताते हैं कि जिस घर में, यानी कि लेखक जिस घर के अंदर अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था उसी के पड़ोस में एक धोबी के कारण एक धोबी रहता था उसी पड़ोस में। यानी कि लेखक जिस घर में अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए कहा उसी के पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी, यानी कि उस धोबी के कारण हमने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह मानसिक रूप से कमजोर था। वह थोड़ा सा पागल था। लेकिन आस पड़ोस वाले लोगों ने जब हमें बताया कि ये धोबी यानी कि मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, पागल सा है, और कभी कभी भाई और बहनों कहकर कभी राज के मुद्दे पर लंबा भाषण को शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि यदि तुम यहाँ पर अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए तो अगर इसके पास बैठ जाते हैं तो ये अपना जो भाषण होता है इतना लंबा, राज के मुद्दे पर इतना लंबा भाषण शुरू कर देगा कि आप सुनते सुनते आपकी फिल्म को बनाने का जो शूटिंग का जो समय होता है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप इसके भाषण को न सुन करके क्या करें, आप अपनी फिल्म पे ध्यान दें। फुर्सत के समय में उनके भाषण पर हमें आपत्ति नहीं थी। यदि हमारे पास समय होता तो उसके भाषण सुनने में भी हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन अब हमारे पास से उसका भाषण सुनने के लिए कोई भी समय नहीं है। लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता है तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। वे कहते कि यदि शूटिंग क्या कहते हैं, हमारा जब वो अपना भाषण शुरू करता है उस समय क्या होता है, हमारे साउंड, उसमें हमारी शूटिंग के समय में जब वो अपने भाषण को शुरू करता है हमारे साउंड में क्या होता है, काफ़ी प्रभाव डाल जाएगा, अच्छी नहीं बन पाएगी, प्रभाव डालेगी। अगर उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद नहीं की होती तो वह धोबी सचमुच में ही एक शिद्दत बन जाता। वह कहते कि उसके रिश्तेदार, धोबी की रिश्तेदार यदि हमें ये नहीं बताते कि इसका भाषण न सुनने की बजाय आप अपनी फिल्मों की तरफ ध्यान दें, यदि हम उसका भाषण सुनने लग जाते तो वे क्या कहते हैं, हम वह धोबी हमारे लिए एक सिरदर्द बन जाता, क्योंकि उसका जब तक भाषण पूरा नहीं होता तब तक हमें वो मजबूर में होकर सुनना पड़ता और हम अपनी फिल्म के दर्शक को जो दिखाना था वो हमारा अधूरा रह जाता। तो इसलिए उनके रिश्तेदारों ने भी हमारे ये काम बता करके बहुत मदद की है। जिस घर में हम पंडित पांचाली की शूटिंग करते हैं वह घर एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला। वह कहता है कि जिस घर में अपने पंडित पांचाली फिल्म की काफ़ी साल से हम शूटिंग करते आ रहे हैं तो वहाँ पर उसके हाव भाव को देख कर शूटिंग करते हैं एकदम से अवस्था में मिल जाता है। तो ये इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से हम अपनी फिल्म की धोबी के बातों को सुनकर न सुन करके उसके भाषणों को न सुन करके हमने अपनी फिल्म में की तरफ ध्यान दिया। इसके बाद में विशेष कि इसमें हमने फिल्म बनाने के अंदर हर प्रकार की छोटी बड़ी बाधाएं आई हुई हैं, भाषा सहज सरल है, वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। इसी गद्यांश के जैसे क्वेश्चन आंसर बनते हैं कि फिल्मकार को कौन परेशान करता था। जिस घर में वे शूटिंग करते थे आसपास में क्या रहते, एक धोबी रहता था और यह धोबी फिल्मकार वालों से परेशानी का कारण बन जाता था, क्योंकि वह फिल्म बनाने वाले व्यक्तियों से ये भी बहुत ज़्यादा चिंता था। उस व्यक्ति के किस कार्य से फिल्मकार परेशान होता था। धोबी क्या था, उस व्यक्ति के किस कार्य से परेशान था। धोबी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या था, कमजोर था। किसी भी समय किसी भी राज्य के मुद्दे पर उसके भाषण की जो आवाज़ होती है बहुत अधिक तेज होती थी। उससे फिल्मकार का क्या काम प्रभावित हो सका कि धोबी की भाषण देने की आवाज़ बहुत जोरदार थी, जिससे फिल्मकार का जो साउंड है उस पर काफ़ी प्रभाव हुआ, उस पर शंकाएं की।
कि जो भाषण दे रहा है ये धोबी, इसकी आवाज़ इतनी तेज है कि हम अपनी फिल्म को जो सीन हमने दिखाना है, जो साउंड हमारी है, उस साउंड से भी बढ़कर है, तो उस समय ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो हम इसकी बातों को न सुन करके हम अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं। फिल्मकार की परेशानी कैसे दूर हुई? कई दिन जब धोबी फिल्मकार को बहुत परेशान करता था, तो उस समय उनके रिश्तेदारों ने बताया कि उस समय धोबी को बहुत समझाया। उनके रिश्तेदारों ने फिल्मकार की मदद की और धोबी को समझाया। इस प्रकार धोबी के रिश्तेदारों की सहायता मिलने के बाद हमने अपनी फिल्म में सफल हुए। के बाद उसके मालिक कलकत्ता में रहते हैं, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। वह कहते कि फिर हमें उनका मालिक कलकत्ता में हमने शूटिंग के लिए भाड़े पर एक कमरा ले लेते हैं। वह घर बहुत ही टूटा फूटा हुआ था, लेकिन उस घर में हमने अपनी शूटिंग करनी थी, तो वो अधूरा उधर से दिखाना था, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सबसे पहले क्या करते हैं, उस घर की मरम्मत करवाते हैं। तो ऐसा कार्य करते हुए हमें क्या आता, काफ़ी 1 महीना लग जाता है। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक कुछ ऐसे कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाई। यानी कि जो मकान हमने किराए पर लिया था, उसमें कुछ मकान ऐसे भी थे फिल्म बनाने के लिए। अगर हम अपनी फिल्म के अंदर उन दर्शकों को दिखाते, ऐसे ऐसे कमरों को दिखाते, तो वो हमारे फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता। उन कमरों में अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डर्स भूपेन बाबू बैठा करते थे। वह कहते कि एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन होती थी हमें अपनी फिल्म को बनाने के लिए, दूसरे में यानी कि भूपेन बाबू बैठते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे, क्योंकि हम अलग अलग कमरों में थे। जैसे शूटिंग कर रहे थे, हम देख जरूर नहीं सकते थे, लेकिन आपस में साउंड के कारण उनकी जो आवाज़ आती थी उसके कारण आप आपस में क्या करते थे, एक साउंड के कारण से आपस में सवाल किया करते थे। हर शॉट में आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते साउंड ठीक है, यानी कि हर एक जैसे ही सीन हमारा पूरा हो जाता, उसके हर सीन के बाद हम उससे पूछते क्या साउंड सब ठीक है। ने भूपेन बाबू इस पर हाँ या नहीं ना जवाब देते। तो उस समय भूपेन बाबू ने ना तो हाँ की और ना ही ना की, कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। एक दिन मैं शॉट के बारे में, आवाज़ के बारे में उससे बातें कर रहा होता हूँ, तो किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आता है। तो उसमें वह कहता है ये हमारा गद्यांश है। इन पंक्तियों में भी इनके लेखक सत्यजीत जो राय जी होती हैं, वे अपनी फिल्म के निर्माण से संबंधित अनुभव जो होते हैं उनका ही वर्णन करते हुए कवि ने कहा है। फिर इनके लेखक ने क्या कि किस प्रकार शूटिंग के लिए प्रत्येक साउंड के बाद साउंड रिकॉर्डिंग की स्थिति को हमारे लिए जानना आवश्यक था। कहीं ऐसा न कि हमारी जो साउंड होती है वो सही न हो और हमारी फिल्म अच्छी निकले। हर एक शॉट के बाद हम अपने साउंड को जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आए। जैसे ही हम अपने भूपेन बाबू से पूछते हैं कि साउंड ठीक है या नहीं, तो एक दिन शूटिंग के एक शॉट में जब लेखक के साउंड के संबंध में वह उसे जानना चाहा, तो उसमें भूपेन बाबू का कोई जवाब नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक बार पूछा भूपेन बाबू साउंड ठीक है या नहीं, यानी कि फिर दोबारा से मैं उससे पूछता हूँ भूपेन बाबू क्या साउंड ठीक है या नहीं। इस पर भी जवाब नहीं आने पर मैं उनके कमरे में गया, यानी कि जब 2 बार भी पूछने के बाद उसका कोई भी उत्तर नहीं मिलता है तो मुझे चिंता होने लगती है। मैं उसे देखने के लिए स्वयं ही उसके कमरे में चला जाता हूँ। तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा। उसी समय मैंने देखा कि भूपेन बाबू की खिड़की से एक बहुत लंबा सांप नीचे आ रहा है और उसको देख करके भूपेन बाबू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए वे बोल भी नहीं पाते हैं। वे सांप को देखकर भूपेन बाबू सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई। फिर उसे लगा कि यानी कि सांप को देख करके भूपेन बाबू बेहोश हो जाते हैं और उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। इसके बाद में इसका वही विशेष लिखना अपने भाषा से वर्णनात्मक है। वह सांप हमने यहाँ आने पर कुछ दिनों के बाद देखा।
यानी कि काफ़ी दिनों के बाद हम उसे सांप को देखते हैं। उसे मार डालने की इच्छा होने पर स्थानीय लोगों के मना करने के बाद उसे मार नहीं सके। वह कहते कि वह वास्तुश्रप था या बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। फिर कहा कि ये वास्तुश्रप कि कोई सांप नहीं है, इतने दिनों के बाद अगर हमें दिखाई देता है सांप होता है तो पहले वह कहते हैं कि हमें लगता है कि वास्तुश्रप कुल देवता है, इनका कुल देवता के संबंधित बताया गया उस सांप को कि इन्हीं का कोई कुल देवता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर, साउंड रिकॉर्ड्स का नाम क्या था? भूपेन बाबू। साउंड, जो साउंड रिकॉर्ड कर रहा था उसका नाम भूपेन बाबू था। इस फिल्म की शूटिंग होती तो एक कमरे में दूसरे में रिकॉर्डिंग करनी होती थी। फिल्मकार द्वारा साउंड के बारे में पूछने पर जवाब क्यों नहीं आया? यानी कि साउंड रिकॉर्डिंग भूपेन बाबू से जब कमरे में बैठे बैठे हम बार बार उससे पूछ रहे थे रिकॉर्ड के बारे में, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा था साउंड के बारे में, ना हाँ या ना। तो उस समय में जो देखा, जब उसके कमरे में जाकर मैं देखता हूँ तो एक बहुत लंबा काला सांप उसकी खिड़की से नीचे उतर रहा होता है, तब मुझे लगता है कि यह इससे डर के कारण के नहीं बोल रहा। कमरे में पहुंचने पर फिल्मकार ने क्या देखा? कि कमरे में पहुंचने पर साउंड रिकॉर्डिंग भूपेन बाबू का कोई जवाब नहीं आने के पश्चात जैसे ही मैं फिल्मकार उसके कमरे में जाता हूँ तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत काला लंबा सांप उसकी खिड़की से नीचे उतर रहा है और उसको देख करके भूपेन बाबू की आवाज़ नहीं निकल रही है। वे चुपचाप बैठे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। वास्तुश्रप से क्या अभिप्राय है? वास्तुश्रप से उस कुल देवता से संबंधित बताया गया है कि एक मान्यता के अनुसार ऐसे कुल देवता के रूप में रहकर जो दूसरों के लिए अहित नहीं करते, भलाई का कार्य नहीं करते। मैं कहती कि एक मान्यता कि ये जो कुल देवता होते हैं ना, ये कुल देवता दूसरों के लिए अहित का कार्य नहीं करते, यानी कि नुकसान नहीं पहुँचते। कि ये कोई साधारण सांप नहीं है भाई, ये सांप तो क्या है, वास्तुश्रप इन्हीं का कोई देवता है, इनका कोई देवता है, इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचना था। कोई देवता जो होते हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते, वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो उसके साथियों ने भी जब उसे देखा तो उसने मारना चाहा, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के मना करने के बाद उन्होंने उसको नहीं मार सके। उन्होंने सांप को मारने के लिए कहा तो उनके आसपास में जो स्थानीय जो लोग रहते हैं गांव के, वे उनसे पूछते कि ऐसे ऐसे कोई सांप है, तो उन्होंने बताया कि ये कोई साधारण सांप नहीं है, इन्हीं का कोई देवता है, तो आप इसे मत मारो। तो उस समय यानी कि हम उसको नहीं मारते हैं। तो उस समय ऐसा सोच करके वो सांप को नहीं मारते हैं और उसने किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो कुछ समय के पश्चात वो वहाँ से वो सांप चला जाता है। अब हमारे वो थे क्वेश्चन आंसर। अब हमारे ऑप्शन टाइप हैं। दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू किन फूलों के वन में पहुंचता है? कांच के फूलों के वन में पहुंचता था, जो जानवरों ने खा लिए थे। जब एक सप्ताह के बाद वो जाते हैं वहाँ पे फिल्म की शूटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर खा लिए जाते हैं वो। भूलों की भूमिका के लिए कितने कुत्तों से काम लिया गया था? 2 कुत्तों से काम लिया गया था। अप्पू की माँ का नाम क्या था? सर्वज्ञा, जो उसे खाना खिला रही थी। शूटिंग की दृष्टि में कौन सा गांव अधिक उपयुक्त था? बोडला गांव बताया गया था कि बोडला गांव में सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है वो वातावरण बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, इसलिए बोडला गांव को ही उन्होंने चुन लिया था। भूपेन बाबू क्या देखकर सहम गए थे? यानी कि सांप को देखकर डर गए थे वो। हिटलर कहाँ का तानाशाही था? जर्मनी का तानाशाही माना गया था। चर्चिल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के थे। अब्दुल गफ्फार खान को किस गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत। राजकीय मुद्दों पर भाषण देने के लिए पड़ोसी था एक, यानी कि धोबी। कि राजकीय मुद्दों पर भाषण कौन देता था? कि जब वो फिल्म की शूटिंग करने के लिए वहाँ पे गए थे तभी उनको पता चला कि यहाँ पर जो धोबी रहता है, यानी कितने लंबे लंबे भाषण देता है, अगर आप इसके भाषण सुनने लगे तो आपकी फिल्म का जो दृश्य होता है वह अधूरा रह जाएगा। तो वहाँ पर लंबे लंबे भाषण देने के लिए था ही कौन? सिर्फ एक धोबी था।
क्योंकि वह को बताया गया है कि वो पागल हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है। इसलिए वह कहते कि वो धोबी था, इसलिए उन्होंने उनके जब भी मित्रों ने, उनके गांव वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने जब ये चीज़ें बताते गए तो हम उसकी बातों को सुन। सुबोधा किस बीमारी से ग्रस्त थी? मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी। बताया गया था कि सुबोधा यानी कि फिल्म वालों को देख करके क्या करते थे, वो बहुत डर जाते थे, सहम जाते थे। तो वह कहते कि इसलिए वहाँ पर बताया गया था कि वे जैसे यमन हुई मन बड़बड़ाने लगते थे। तो फिर बाद में पता चला कि उनको कि ये जो सुबोधा मानसिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए ये फिल्म वाले व्यक्तियों को देख करके बड़बड़ाने लगते हैं। तो आज हमारा ये 3rd लेसन भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारे 11th क्लास में 7 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, 4 पोएम और 3 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो ये लेसन है हमारा, ये आपको, ये हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न बताए गए थे आपको। बहुविकल्पीय प्रश्न तो आपको लर्न कर लेना। परीक्षा उपयोगी प्रश्न, गद्यांश और अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, ये आपको राइट प्लस लर्न करने हैं। लेकिन ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू हैं, वो हमने सिर्फ केवल लर्न करने हैं। हमारे इसके अंदर 8 या 9 गद्यांश बन चुके हैं, जिनकी 100% व्याख्या करते हैं। 9th-10th में तो गद्यांशों के अंदर से क्वेश्चन आंसर आते हैं, लेकिन 11th और 12th में क्या होता है, 11th और 12th में हमारे गद्यांशों की व्याख्या आती है। तो साथ साथ में हमारे गद्यांश भी आने चाहिए। यदि हमने अच्छे से गद्यांश आ गए तो ये समझो हमारे क्वेश्चन आंसर भी अपने आप ही अच्छे से याद हो जाएंगे। ये हमारे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर बताए गए थे आपको। साथ साथ में लेसन जैसे ही हमने गद्यांश किए थे, गद्यांश के साथ साथ में ही क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए थे। तो ये आपको करने हैं। इतनों की गाइड के अंदर जो चीज़ें दे रखे हैं, हमने सारा वही चीज़ें लिखनी है। पहले लेसन को समझो अच्छी प्रकार से, उसके गद्यांश को समझो, उसके बाद में देखोगे क्वेश्चन के अंदर ये पूछना क्या चाह रहा है और हम क्या बता रहे हैं, उसी के अनुसार हमें अपने ये सभी क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये भी आया था कि बारिश के दृश्य का चित्रण करने पर क्या मुश्किलें आई थी। कि फिल्मकार ने जब ये बताया गया था कि फिल्म पंथिर पांचाली फिल्म के अंदर हमने बारिश के दृश्य को जो दिखाना था, तो उस समय क्या थी, बहुत बरसात का जो समय था, मौसम जो होता है उस समय वो समाप्त हो चुका होता है, और उस समय बरसात का मौसम भी नहीं था, उनके पास किसी प्रकार का कोई पैसे भी नहीं थे, तो वो अपनी फिल्म के अंदर उस दृश्य को कैसे दिखा सके। तो वह कहता है कि अक्टूबर का महीना चला हुआ था उस समय, तो एक दिन सामान्य तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बारिश का कोई मौसम ही नहीं है। तो फिल्म का तकसीन के साथ बैठकर बरसात का इंतजार का वो कर रहा होता है कि कब बरसात होगी और हम अपनी फिल्म का जो अधूरा दृश्य होता है इसको पूरा करें। तो उसी समय एक दिन क्या होता है, शरद ऋतु के समय का मौसम होता है और अचानक से बहुत तेज वर्षा होने लगती, मूसलधारा वर्षा होने लगती है, और बारिश ऐसे दृश्य को दिल करके उसकी जो फिल्म के अंदर अपनी शॉर्ट सीन जो उसने दिखाना था वो उसका पूरा हो जाता है। और अपू और जो दुर्गा को फिर क्या होते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, उस समय वो अपनी भूमिका निभाने वाले बच्चों को ठंड लग जाती है, और उस समय वह कहता है दूध को गर्म करके उसमें बरांडे वगैरह डाल करके वो चीज़ें वो उसको देता है। ठीक है, अगला था किस फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना चाहिए। कि फिल्म की जब शूटिंग के थे, कभी तो क्या था, उनके पास धन की आवश्यकता पड़ती थी, कई बार अनुमान से अधिक कहीं खर्चा हो जाता था। सेकंड था कि फिल्म में काम करने वाले कलाकारों में एक का स्वास्थ्य खराब होने लगता था, तो उसमें हमें एक का स्वास्थ्य खराब हो गया तो हमें अपनी शूटिंग को रोकना पड़ता था। अगला, जैसे फिल्मकार में काम करने वाले जो भी कलाकार थे उसमें किसी में अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो उस समय दूसरा जब उसके लिए कलाकार ढूंढना पड़ता है, तब तक भी हमें अपनी फिल्म को कुछ समय के लिए रोक के रखना पड़ता है कि कब हमें दूसरा कलाकार मिले और हम अपनी फिल्म की शूटिंग दोबारा से करें। एक तो कई बार फिल्मकार को फिल्म की कहानी के अनुसार पात्र नहीं मिल पाते थे, अगर कोई व्यक्ति मिल जाता था फिर तो उसमें उनको ये चिंता रहती थी कि किस प्रकार से ये उसकी, जैसे मिठाई वाला था श्रीनिवास, वह उसी को दूसरा कलाकार तो उनको मिल जाता था, लेकिन उनका जो शरीर तो उन्हीं की तरह, उनका चेहरा जो होता था वह उनकी तरह मिलता जुलता नहीं था, बल्कि उनका जो शरीर था वो उस पहले श्रीनिवास की तरह मिलता जुलता दिखाई देता है, तो उसमें भी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार मौसम की शूटिंग में समस्या बन जाया करती थी कि बिन मौसम की बरसात कैसे हो सकती है, और हम अपनी फिल्म के अंदर क्या होता है, ये दर्शक को दिखाना होता है, तो उसी समय क्या होता है, अचानक से मौसम के खराब हो जाने पर शूटिंग को उन्हें रोक कर रखना पड़ता है।
यदि कोई फिल्मकार पिक्चर जाता है, गांव में जाकर शूटिंग करता है, तो गांव के लोगों के द्वारा भी उन्हें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। बहुत ज़्यादा सहयोग मिला था। जैसे धोबी के बारे में उनको सहयोग मिला, तो उनके रिश्तेदारों ने बता दिया कि मानसिक रूप से कमजोर, इतने लंबे लंबे भाषण देता, आपकी शूटिंग वगैरह नहीं सके। वे कहते कि उन रिश्तेदारों ने भी हमारा बहुत ज़्यादा सहायता की थी, मदद की थी। तो ये आज का हमारा जो लेसन है कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा राइट प्लस लर्न होनी चाहिए। ये आपको बता दिया गया है कि हमारे क्वेश्चन आंसर थे। साथ में हमने आपके गद्यांशों की व्याख्या भी करवा दी गई है और नोटबुक में भी कंप्लीट करवा दी हैं। गद्यांश तो आप सभी को कंप्लीट करने हैं। ये आज का काम हमारा राइट प्लस लर्न।